हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के हिस्ट्री को, जिसमें आज हम लेकर के आए हैं भारत और समकालीन विश्व। और आज का चैप्टर है हमारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, और इस चैप्टर का टॉपिक है प्रकाशन के नए रूप। तो आइए, जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर को देख रहे थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पार्ट में, और आज हमारा टॉपिक है पार्ट 4। और इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाशन के नए रूप कैसा है। तो प्रकाश, सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाशन है क्या। तो प्रकाशन निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा साहित्य या सूचना को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, सूचना को या फिर साहित्य को। तो ये प्रकाशन के द्वारा ही जनता के समक्ष, जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अनेक बार लेखक समवाय भी खुद से भी पुस्तक का प्रकाशक भी होता है लेखक के द्वारा। तो प्रकाशन का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश में लाना। प्रकाशन का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ प्रकाश में लाना, और यह संस्कृत की प्रकाश धातु से बना है प्रकाशन, जिसका अर्थ होता है फैलाना, विकसित करना, उसको फैलाना, लोगों के सामने लाना, विकसित करना, उसको उसमें विकास करना, बढ़ोतरी करना। उसी से बना है प्रकाशन, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ फैलाने या विकसित करने की क्रिया। तो ऐसे हम इसको आधुनिक भाषा में बोल सकते हैं, विषय लिखित विषय का चुनाव, मुद्रण और वितरण, इसको हम बोल सकते हैं। प्रकाशन का कार्य आज के युग में मुद्रण की कागज पर पूर्ण रूप से निर्भर है। और जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है और जानकारी है आपको भी, पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि लकड़ी के ब्लॉक से छपाई करने का आविष्कार 9वीं शताब्दी में, 9वीं सदी से पहले ही उसकी शुरुआत हो गई थी। चीन में लकड़ी का प्रिंटिंग मशीन को बनाया गया था। टाइप से छपाई का आरंभ भी वही शताब्दी में हुआ था, 9वीं शताब्दी के पहले ही हो गया था। और लेकिन इसे अधिक महत्व नहीं दिया गया। यही सोचा गया क्या इसको कि पांडुलिपियां की नकल करते समय अच्छे किताब से जो गलतियां हो जाती है अच्छी किताबों से, वे मुद्रण में नहीं होगी। तो यूरोप में टाइप से छपाई के काम का आरंभ 15वीं शताब्दी के आरंभ में हो गया था। और लेकिन चीन की भांति वहाँ पर, चीन के जैसा वहाँ भी मुद्रण का प्रयोग केवल धार्मिक ग्रंथों और शासकीय कागजों को शुद्ध छापने में किया गया। सिर्फ धार्मिक ग्रंथ को छापने में किया गया वहाँ। चीन के जैसा ही यूरोप में भी, एशिया या यूरोप कहीं भी सोच तक भी नहीं पाया कि मुद्रण की सहायता से राजनीतिक, बौद्धिक या धार्मिक साहित्य का विस्तृत प्रसार किया जा सकता है। इस लेवल पे सोच ही नहीं पाया, चाहे वह एशिया हो या फिर यूरोप हो, तो इस लेवल पे नहीं सोच पाया। छापे खाने से नए तरह के लेखक के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बढ़ती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक एक साहित्यिक विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्द ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल की शैली अख्तियार कर ली और अपने पाठकों को इसे अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे कि गीत, कहानियां, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए और अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने इन सारी जो थी जिंदगी और अंतरंग भावनाओं को और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था। तो 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापेखानी की बढ़ती तादाद के साथ, जब छापाखाना बढ़ने लगा, तो छापेखानी की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या फिर प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए, राजा रवि वर्मा जो चित्रकार थे उनको बारे में आप लोग भी परिचित होंगे उनसे। तो ये बहुत बड़े चित्रकार थे। तो ये राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले करीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापेखानों के करीब अपनी दुकान लगाई और मुद्रकों से काम पाने लगे। बाजार से सुलभ सस्ती तस्वीर
और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों पर दस्तरों में सजाया करते थे। तो इन सारी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिक और परंपरा, धर्म और राजनीतिक तथा समाज संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को गढ़ना शुरू किया। तो इस प्रकार से देखा गया कि पहले चाहे एशिया हो या यूरोप हो, इस लेवल तक सोच ही नहीं पाया कि ये जो प्रकाशन है इसे सिर्फ धार्मिक पांडुलिपियां ही नहीं छापी जा सकती है, बल्कि इसे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार से इसको सभी प्रकार के क्षेत्रों पर इसका बहुत ही भरपूर उपयोग करके इसको और बढ़ाया जा सकता था और इससे लाभ उठाया जा सकता था। तो इस लेवल पे चाहे एशिया हो, यूरोप हो, सोच ही नहीं पाया, चीन के जैसा है। तो इसके बाद देखा गया कि आधुनिक यूरोप में मुद्रण और प्रकाशन को अगर हम देखते हैं तो प्रकाशन का प्रारंभ मुद्रण कला के प्रारंभ से ही पहले ही हो चुका था, किंतु 15वीं शताब्दी में योहान गुटेनबर्ग द्वारा बर्नवाला के अक्षरों के टाइपों को आविष्कार के बाद प्रकाशन की बड़ी उन्नति हुई। गुटेनबर्ग अक्षरों के टाइपों का सफल प्रयोग न कर सका, फिर भी उसके युगांतकारी आविष्कार के बाद उसका नगर मेज यानी जर्मनी यूरोप महाद्वीप का निसंदिग्ध प्रकाशन केंद्र बना और इसके बाद पश्चिमी संसार मुद्रण और प्रकाशन के विकास में जर्मनी ही अगुआ रहा। सन 1500 से पहले यूरोप में 30,000 पुस्तकें छप चुकी थी। तो इसमें से 2/3 से अधिक का प्रकाशन जर्मनी के विभिन्न विद्या केंद्रों लाइपजिग, कोलोन, बैसेल और न्यूरेमबर्ग जैसे स्काप्सबर्ग में हुआ। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन्हीं नगरों में प्रशिक्षित जर्मनी ने ही इटली के आधुनिक मुद्रण प्रकाशन की शुरुआत 1460 ईस्वी के आसपास की। तो इन दोनों कलाओं ने पुनरुत्थानकालीन संस्कृति और व्यापार के विकास में बड़ा योगदान दिया। इसी प्रकार इटली में प्रशिक्षित जर्मन ही 16वीं सदी के अंत में मुद्रण प्रकाशन उद्योग को फ्रांस में लाए गए। तो इस प्रकार से देखा गया कि 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषय पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। मतलब एक दूसरे ऊपर लोग निशाना साधना शुरू कर दिया। अब है हमारा टॉपिक महिलाओं और मुद्रण। जब मुद्रण का विकास हुआ तो महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ा, तो आइए देखते हैं कि महिलाओं और मुद्रण कैसा रहा। तो महिला शिक्षा में अगर हम देखें तो लेखकों ने नारी जीवन और भावनाओं के बारे में लिखना शुरू किया। बहुत सारी महिलाओं ने जब इसे पढ़ना शुरू किया, किताबें पढ़ना शुरू किया, तो इसे नारी शिक्षा में बढ़ोतरी हुई। नारियों ने शिक्षा में रुचि लेना शुरू किया और विद्यालयों, कॉलेजों में दाखिला लिया। बहुत से पत्रकारों ने नारी शिक्षा की महत्ता को दृढ़ किया, मजबूत किया भी। महिला लेखिका, इसमें 2 पॉइंट महिला मुद्रण में अगर हम देखें तो पहला पॉइंट था महिला शिक्षा और दूसरा पॉइंट महिला लेखिका। तो महिला शिक्षा में तो देखा गया कि बहुत सारे महिलाएं आगे बढ़ करके पढ़ना शुरू किया और अपना नाम स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में दाखिल करना शुरू किया। और दूसरा पॉइंट में महिला लेखिका, बहुत सारे महिला लेखिका बनना शुरू किया और कुछ लिखने की कोशिश करने लगी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में अगर हम देखें तो कट्टर रूढ़िवादी परिवार में विवाहित कन्या रस सुंदरी देवी के नाम आप लोगों ने सुना होगा, ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी। अमार जीवन बंगाल में जो 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुई, अमार जीवन नामक आत्मकथा जो लिखी गई थी रस सुंदरी देवी के द्वारा, रसोई में छुप छुप कर उन्होंने पढ़ना शुरू किया और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी।
तो ये महिलाओं ने बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लिया इसमें और लिखना शुरू किया। कई महिलाएं लेखिका बन गई। वासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनकर रखी जाती थी। महिलाओं को किस प्रकार से घरों में बंदी बना करके रखा जाता था, अनपढ़ बना करके रखा जाता था, और कैसे वे घर भर के काम को बोझ उठाती थी और जिनकी सेवा वे करती थी वही उन्हें कैसे दुत्कारते थे। तो आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे, आप भी नाम सुने होंगे, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। तो ये ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालात के बारे में जोश और रोष से लिखा है। इन दोनों कवित्रियों ने जोश और रोष से महिलाओं के बारे में लिखा है कि कैसे उच्च जाति की नारियां का स्थिति दयनीय स्थिति था, किस प्रकार से उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, उस पर उन्होंने लिखा। महिलाओं के दयनीय स्थिति तमिल लेखकों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट था कि हिंदू रचयिता और महिलाएं। तो गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से शुरू हुई और जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। चौथा पॉइंट ये था, संपादित महिलाएं। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई और इसमें औरतों की तमिल विद्या जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। और कुछ महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियां और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन को परोसा। कुछ महिला पत्रिकाओं के द्वारा महिलाओं को गृहस्थी, किस प्रकार से महिला गृहस्थी चलाती थी और फैशन के नुस्खे बताया गया कहानियों के द्वारा, धारावाहिक उपन्यासों के द्वारा। तो ये मुद्रण से महिलाओं की जिंदगी में बहुत बड़ा असर देखने को मिला। और महिला के लिए जैसे शिक्षा को हम देखें तो पंजाब में राम चड्ढा ने औरतों के आज्ञाकारी बीवियों बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सीलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक सोसाइटी, खालसा पुस्तिका सभा जिसको हम बोलेंगे, ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। सस्ती पुस्तिकाएं आखिर क्यों, सवाल उठता है कि सस्ती पुस्तिकाएं क्यों उन्होंने छापी थी। तो इसलिए छापी थी ताकि सभी लोग, चाहे वो अमीर वर्ग के लोग हो या गरीब वर्ग के लोग, सभी लोग के पास पुस्तिका पहुंच सके और सभी लोग पुस्तक खरीद सके और इसको पढ़ सके। इसलिए सस्ती पुस्तकें छापी। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन को लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताब पढ़ने में सहूलियत हो गई और महिलाएं उसको खरीदने लगी और अपने मनपसंद की किताब पढ़ना शुरू करी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रण जब आया तो महिलाओं में एक आमूलचूल परिवर्तन आया, महिलाओं में एक क्रांति सी आ गई। और उन्होंने 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल उनके जो लड़कियां थी, जो महिला थी, स्कूल जाने लगे और उसके परिवार भी इस पे थोड़ा सा उनके पेरेंट्स जो थे इनमें थोड़ा अग्रेसिव हुए। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। उसमें पाठ्यक्रम भी छपता था और ज़रूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल के नहीं थे। बहुत सारे परिवार कट्टरवादी थे, परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती है। इस तरह के उनके मन में एक कुरीतियां भरी हुई थी। और इसी तरह दकियानूशी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। तो कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों का अस्वीकार किया और उन्होंने छुप करके जैसे भी हो इसको अस्वीकार करके अपना कदम आगे बढ़ा करके और पढ़ना शुरू किया। हमें उत्तर भारत के दकियानूशी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। पढ़ना ही नहीं बल्कि पढ़ा भी और लिखना भी शुरू किया। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने एक जवान पढ़ने की जिद की,
जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही गई कन्या रससुंदरी, जैसा कि अभी हमने बताया कि रससुंदरी देवी ने रसोई में छिप करके पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद कैलाश वासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया कि कैसे घरों में बंदी बना करके महिलाओं को रखा जाता था, अनपढ़ बना करके, और घर के कामकाज में सिर्फ उन्हें लगाया जाता था और सारे घर का कामकाज जो था महिला उठाई करती थी और जिनकी सेवा वह करती थी उन्हीं ने उसे कैसे दुत्कारते थे। तो इस प्रकार से इन सभी जो महिलाएं थी वो अपना लिखना शुरू किया और उसे लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा कि बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई है। वाह, क्या खूब लिखा है। तो इस दयनीय हालात के बारे में जो सरोज से लिखा, सामाजिक बंधनों से बंधी औरतें के लिए पढ़ने में क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा है कि बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई है। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उसके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इसमें औरतों की तमील, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियां और धारावाहिक उपन्यास के जरिए मनोरंजन परोसा। और पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ से लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों के आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी वेस्ट सीलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। स्त्री धर्म विचार राम चड्ढा। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी और अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश भी किया। तो इस प्रकार से प्रिंटिंग आने से, मुद्रण का विकास होने से बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका भी इसी तरह से बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। और यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, तो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था, वह भी उपलब्ध था। तो 19वीं सदी के अंत तक ऐसी कुछ सारी किताबें पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटारा के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे और इस प्रकार से महिलाओं तक किताब पहुंच जाती थी। महिला अपने जो समय, खाली समय जो बचा रहता था उसमें अपना महिला समय निकाल करके पढ़ना शुरू की। अब हमारा टॉपिक है प्रिंट और गरीब जनता। जब प्रिंट आया, प्रिंट का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग मशीन आया, तो गरीब जनता पर क्या असर पड़ा, आइए जानते हैं। तो 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, क्योंकि किताब बहुत ज़्यादा मात्रा में छपने लगी तो किताबें सस्ती हो गई। पहले महंगी थी तो गरीब लोग नहीं खरीद पाते थे, अब गरीब वर्ग के लोग भी इसको खरीदने लगे बाजार में जाकर के, क्योंकि सस्ती दामों में किताबें बाजार में मिलने लगी। स्थिति इस तरह से आ गई कि अब सारे लोग, जितने भी गरीब लोग थे, करीब करीब सभी लोग किताब खरीदना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया। तो 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुंच निसंदेह बढ़ी। और ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे। यदा कदा संपन्न गाँव में भी, स्थानीय जहाँ पर संपन्न गाँव था वहाँ पर भी कभी कभी देखने को मिलता था। तो स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी उस समय। 19वीं सदी के अंत में जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले के नाम आप लोगों ने सुना होगा। ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी, जिसको 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था, 1871 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, गुलामगिरी की लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले। तो इन्होंने जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था इसमें, गुलामगिरी में। और 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारा संविधान को बनाया, संविधान को लिखा, तो भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईसवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, पेरियार के नाम से इनको जाना जाता है, तो इन्होंने भी जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, पेरियार जी का जोर शोर से इन्होंने जाति पर अपना कलम को चलाई, खूब लिखा और उनके लेखन जो था पूरे भारत में जोर शोर से पढ़ा गया। स्थानीय विरोध जो आंदोलन थे और स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदाय ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने के मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिका और गुट के छापे। तो कारखानों में तो इस प्रकार से देखा गया कि जब मुद्रण आया तो गरीबों पर बहुत ही इसका असर पड़ा। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिलती थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा, कानपुर के मिल मजदूर थे काशी बाबा, तो काशी बाबा ने इन्होंने 1938 ईस्वी में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर लिख और छापकर जातीय और वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की इन्होंने। काशी बाबा ने 1938 ईस्वी में जातीय और वर्गीय शोषण किस प्रकार से निम्न जाति के रूप में निम्न जाति बता करके और किस प्रकार से निम्न जाति के वर्ग के लोगों को शोषित किया जाता था, उस पर इन्होंने खूब लिखा और इनके बीच का जो रिश्ता था उनको समझाने की कोशिश की। 1935 ईस्वी से 1955 ईस्वी के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बेंगलौर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। तो इस प्रकार से देखा गया कि प्रिंटिंग मुद्रण से विभिन्न वर्ग के सभी वर्ग के लोगों में जागरूकता आया। सभी वर्गों ने पढ़ना शुरू किया, सभी वर्गों ने लिखना शुरू किया और सभी वर्गों ने उजागर किया जनता के बीच कि किस प्रकार से लोगों को निम्न जाति बता करके, निम्न वर्गीय बता करके उसको किस प्रकार से शोषित किया जा रहा था। तो और उनको जो मिल मजदूर थे, तो मिल मजदूर ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से, मिल मजदूर बंगलौर के सूती मिल मजदूर थे, तो इन्होंने पुस्तकालय बनवाया जिसकी प्रेरणा उन्होंने बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया और उनकी मूल कोशिश यही थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो। जो मजदूर के द्वारा नशाखोरी, क्योंकि शिक्षा की कमी था, शिक्षा का अभाव था, तो इन्होंने काम करने के बाद थकने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू किया और इनकी आदत सी लग गई थी। तो नशाखोरी कम हो उस पर उन्होंने भरपूर कोशिश किया और साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुँचे। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत कोशिश भी की अपने स्तर से और इस कोशिश का सफलता भी मिला उनको। तो आगे है हमारा टॉपिक है प्रिंट और प्रतिबंध। किस प्रकार से प्रिंट पर प्रतिबंध को लगाया गया, आइए देखते हैं इस टॉपिक में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 ईस्वी से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मज़ेदार बात यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों को खिलाफ उठे। तो कुछ लोग कंपनी के खिलाफ अपना आवाज उठाने लगे, कुछ लोग कुप्रशासन जो चल रही थी उसकी आलोचना करने लगे, कुछ लोग औपनिवेशिक जो शासन था, औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध अपना आवाज उठाने लगे। तो कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इस आलोचना का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल दे। तो इस प्रकार से कंपनी का चिंता बढ़ गया। तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 ईस्वी के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए ताकि प्रेस का जो आज़ादी मिला हुआ था उस पर नियंत्रित किया जा सके।
और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना शुरू किया। वो क्यों, इसलिए क्योंकि वो ब्रितानी शासन के फेवर में था, ब्रितानी शासन के फेवर में लिखता था। ब्रितानी शासन के जो शासन व्यवस्था थी उसको बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता था, उसी के फेवर में, सरकार के फेवर में ही। तो इसलिए उस तरह के अखबारों के प्रकाशन का प्रोत्साहन देना शुरू कर दी। और अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 ईस्वी में गवर्नर जनरल बेंटिक प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने पहले की आज़ादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए और 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। 1857 का विद्रोह बहुत ही भयंकर विद्रोह था। इससे ब्रिटेन की जो सरकार थी, औपनिवेशिक सरकार थी, उनसे सबक लिया 1857 के विद्रोह से, और इसने सबक लेते हुए उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल दिया और क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। जो जो भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवादी से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हमने एक वीडियो डाला है इसमें, तो आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था। तो 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया और इसे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। तो आपसे सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दे दी जाती थी, और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त कर दिया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। तो सरकार ने, इस औपनिवेशिक सरकार ने इस प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया कि जो कोई भी जो कुछ भी अगर लिखता था, अखबार में छपता था, तो उससे पहले सरकार को उसको इन्फॉर्मेशन दे और वो बताए कि क्या उसमें लिखा है। इस प्रकार का चेतावनी दी गई। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रवादियों के द्वारा या फिर जो भारतीय लोगों के द्वारा जो लिखा गया था औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ, जो आवाज़ें उठाई जा रही थी, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए ये औपनिवेशिक सरकार ने इस प्रकार का चाल को चला और उन्होंने इस प्रकार से प्रतिबंध लगा करके उन्होंने पूरा इस पे प्रतिबंध लगाना चाहती थी औपनिवेशिक सरकार। इसीलिए इस तरह से काम करना शुरू किया इस पे और इस तरह का कानून लाया। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते गए, फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। जितने भी औपनिवेशिक सरकारों के द्वारा आलोचना को खामोश करने की कोशिश की जा रही थी, उतने ही लोग उग्र होते जा रहे थे। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया, काला पानी की सजा दी गई, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी में लिखा गया था, तो इन्होंने हमदर्दी जताई और नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया था, क्योंकि इन पे आरोप लगा था कि इन पे भड़काने का आरोप लगा था, औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध भड़काने का आरोप लगा था, उग्र लेख लिखने का इन पे आरोप लगा था। और इस आरोप के कारण 1908 ईस्वी में पहले भारतीय थे जिन्होंने इनको जेल भेजा गया था। बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए। जब बाल गंगाधर तिलक को
कैद कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। तो भारत भर में, पूरे भारत में इसका व्यापक विरोध हुआ और इसका और जो आंदोलनकारी थे और उग्र होते गए। तो इन्होंने उग्र लेख लिखा था और इसी पर इनका आरोप लगा था। उग्र लेख लिखने के आरोप में इनको गिरफ्तार करके 1908 ईस्वी में इनको कैद करके जेल दे दी गई थी, सजा दी गई थी। और ये पहले भारतीय थे जिनको सबसे पहले इनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये छपाई से, प्रिंटिंग प्रेस से राष्ट्रवादी भावनाओं, लोगों के मन में राष्ट्रवादी जो भावना था वो जागरूक हुआ, लोगों जागरूक हुए। जो अनपढ़ वर्ग के लोग थे, जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो महिलाएं थी, जिनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा था अब तक, और जिनको स्कूल भेजने से लोग कतराते थे, डरते थे। उनको लगता था कि अगर नारी शिक्षा ग्रहण करेगी तो उनका जो इस प्रकार से कुरीतियाँ था कि वह बिगड़ जाएगी, घर के काम नहीं करेगी, संभाल नहीं पाएगी अपना परिवार फैमिली को। तो इस तरह से लोगों के मन में भावना थी। तो बहुत सारे महिलाएं बढ़ चढ़ करके आगे आई और पढ़ा भी और लिखना भी शुरू किया। तो इस प्रकार से प्रिंटिंग का बहुत ही असर पड़ा महिलाओं पर, गरीब वर्ग के लोगों पर। और इस प्रकार से प्रिंटिंग पर प्रतिबंध भी लगाया गया औपनिवेशिक सरकार के द्वारा। फिर भी लोगों में जागरूकता बढ़ा और लोग जितने प्रतिबंध लगाए गए, जैसे जैसे प्रतिबंध लगाए गए औपनिवेशिक सरकार के द्वारा, वैसे वैसे लोग और उग्र होते गए और जागरूक भी होते गए साथ में। तो ये थे आज के हमारा प्रिंटिंग से लेकर के वीडियो। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।